हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए मोहन राकेश जी के प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में ये बताई थी कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश जी के प्रमुख नाटक, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक के नाटककार जो मोहन राकेश है, तो मोहन राकेश के कृत आषाढ़ का एक दिन, ये कितने अंकों के विभाजित है ये नाटक? ये 3 अंकों की नाटक है, ये याद रखें। मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ये नोट कीजिए। मुझे तो मैं तो जो भी कह रही हूँ वो तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट लग रही है इस नाटक के बारे में, तो काइंड नोट कीजिए। तो नाटककार मोहन राकेश के कृत आषाढ़ का एक दिन, ये 3 अंकों की नाट्य रचना है। ये नाटक महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित है। तो ये नाटक जाने से पहले मैं ये बता रही हूँ कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इस नाटक के कितने पात्र हैं ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो पहले हम नाटक शुरू करने से पहले नाटक के पात्र परिचय के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, इस नाटक के कौन कौन पात्र है। देखिए, इस नाटक के जो पात्र है, पहला अंबिका जो कि ग्राम की एक वृद्धा है, और मल्लिका जो कि उसकी पुत्री है, अंबिका की पुत्री। और कालिदास कौन है? वो कवि है। कालिदास एक कवि है। दंतुल ये राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल है। और निक्षप ग्राम पुरुष। विलोम वो भी ग्राम पुरुष। रंगिणी नागरी है। संगिनी ये भी नागरी है। अनुस्वर ये भी अधिकारी है। अनुनासिक ये भी एक अधिकारी है। और प्रियंगुम मतलब प्रियंगु मंजरी ये राजक राजकन्या या कवि की पत्नी है। ठीक है, तो आप सभी को पात्र परिचय के बारे में ज्ञात हो गया। उसके बाद हम जितने अंक है, मतलब इस नाटक के जो 3 अंक है, तो 3 अंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला अंक में क्या है, दूसरा अंक में क्या है, तीसरा अंक में क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस नाटक के पात्र सब कौन कौन है, तो देखिए पहला अंक में क्या दिखने को मिलता है। ये अंक पहला है। देखिए, ये जो नाटक है, ये नाटक महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त पर आधारित है, ये याद रखिए। और नेमिचंद जैन के शब्द में ये लिखा गया है कि क्या लिखा गया है ना, मूलतः ये नाटक कालिदास के प्रसिद्ध होने के पहले प्रेयसी मल्लिका का नाटक है। एक सीधी सादी समर्पित लड़की की नियति का चित्र, जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे महान होते हुए भी देखना चाहती है। और मल्लिका के लिए कालिदास उनके मतलब उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के जीवन में साथ एकाकार सुदूर स्वप्न की भांति है। कालिदास के लिए मल्लिका उसके प्रेरणादायक परिवेश का एक अत्यंत जीवंत तत्व मात्र है। कालिदास महान अवश्य बनता है, पर मल्लिका इसका मूल्य सर्वस्व समर्पण कर चुकती है, मतलब कर चुकाती है। अंत में कालिदास उसे केवल अपनी सहानुभूति ही दे पाता है और उसे
चुपके से छुड़कर चले जाने की अतिरिक्त उससे कुछ नहीं बन पड़ता है। ये इस नाटक में दिखने को मिलता है। तो हम ये 3 अंकों का हम विस्तार से समझाएंगे आप सभी को। तो देखिए, पहला अंक में क्या देखने को मिलता है, तो आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी नाटक सिलेबस में है, उस नाटक जितने बड़ा हो या छोटा हो, पहले नाटक को पढ़ना चाहिए। तो यदि नाटक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले नाटक को पढ़िए, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, एक बार पढ़ेंगे, यदि समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पढ़िए, ठीक है। दोबारा यदि समझ में नहीं आया तो तीसरे बार पढ़िए, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इसमें पहला अंक में ये दिखने को मिलता है कि पहले आप ये नाटक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। मैं केवल समझा रही हूँ अंक वाइज मैं समझा रही हूँ। मैं पहला अंक समझा रही हूँ, ये सुनिए। आप पढ़िए, और मैं जो विस्तार से इस अंकों से मैं जो भी समझा रही हूँ, ये सुनिए। जो पहला अंक में ये दिखने को मिलता है कि मोहन राकेश की पहली नाट्य कृति जो है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक शुरुआत कहाँ से होती है? प्रथम अंक में। कहाँ पर ना, मल्लिका के अपनी माँ जो है अंबिका, है कि नहीं? तो मल्लिका के अपनी माँ के प्रति इसी कथन से होता है। तो कौन से कथन ना, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। तो देखिए, यहाँ पर वही कथन लिखा गया है, तो ये कथन वहाँ से ही शुरू होता है। देखिए, ये जो कथन मल्लिका ने कह रही है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक नई उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। ये जो कथन ये मल्लिका ने ही कह रही है, तो इस कथन से ही ये नाटक शुरू होता है। और अंबिका मतलब अंबिका की पुत्री मल्लिका आषाढ़ के प्रथम दिन घनघोर वर्षा में भीगकर अपनी माता से सूखे वस्त्र की मांग करती है, और सूप में धान फटकती अंबिका आक्रोश भरी निगाहों से उसे देखती है। किसको? मल्लिका को। वो उसकी उल्लंघना और उसके संबंध में चल रही बातों से चिंतित है। कौन? अंबिका। तो अंबिका अपनी माँ से कहती है कि ये मतलब मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि मैं आज जानबूझकर भीगी हूँ, और यदि ऐसी नहीं करती तो मैं आज के सुखद अनुभव से वंचित रह जाती। तो ये मल्लिका अपनी माँ को कह रही है। उसके बाद क्या हो रही है पहला अंक में? मल्लिका ये भी कह रही है कि मैं आज के क्षण को कभी नहीं भूल सकती, और सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार पहले मैंने कभी नहीं किया, जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। उसी तरह मल्लिका ने माँ को चुप देखकर पूछ बैठती है कि क्या बात है माँ, इसी तो तुम चुप क्यों हो? माँ काम करने का बहाना बनाती है, फिर
कह उठती है कि कभी कभी बैठे मन उदास हो जाता है और वो रोने लगती है। तभी दूर पर कोलाहल और घोड़ों की टाप सुनाई पड़ती है। राज्य कर्मचारियों की आकृति को देखकर अंबिका मल्लिका से कहती है कि जब कभी ये आकृतियाँ दिखाई देती है तब कोई न कोई अनिष्ट और अमंगलकारी घटनाएं घटती है। कभी युद्ध तो कभी महामारी, ये अमंगलकारी घटना है जो भी दिखने को मिलता है। लंबी सांस लेती हुई अंबिका कहती है कि पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ देखी थी। तो मल्लिका के यह पूछने पर कि ये लोग आखिर यहाँ किस लिए आए हैं, तो अंबिका ने मल्लिका का विवाह ठीक करने के लिए अग्निमित्र को भेजा था। वो निराश और असफल होकर लौट आया है, इसीलिए अंबिका दुखी और उद्विग्न है। इसी पर मल्लिका अपनी माँ से कहती कि तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए वो प्रयत्न क्यों करती हो। ये मल्लिका अपने माँ से कह रही है। तो मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है माँ। तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। ये मल्लिका अपने माँ को कह रही है। उसके बाद अंबिका कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंध के कारण दुखी है और उन दोनों के संबंध में फैले अफवाह उसे सहन नहीं होता है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना का क्या अधिकार है। तो मुझे अपने अपराध का अनुभव नहीं होता है। मैंने भावना का वर्ण क्या है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंध से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका मल्लिका से जानना चाहती है कि भावना से भावना का वर्ण क्या होता है। उससे जीवन को आवश्यकताएं कैसे पूरी होती है। तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। उसके बाद मल्लिका कहती कि माँ तुम उन्हें उन्हें मतलब कालिदास को, तो तुम उन्हें मतलब कालिदास को जानती नहीं, इसीलिए ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। तो इसी बात पर अंबिका इसी पर कहती है कि मैं उसे घृणा करती हूँ, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। तो माँ का जीवन भावना का नहीं कर्म का है। इसी पर मतलब इसी समय कालिदास एक घायल हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारने के साथ प्रवेश होता है। वो कहता है कि हम जिएंगे हरिण शावक, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। तो घायल हरिण शावक को देखकर मल्लिका बेहद दुखी होती है और कहती है कि यह आहत हरिण शावक, यह कैसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। तो कालिदास बताता है कि आज ग्राम प्रदेश के कोई नई आकृतियाँ आई है, उन्हीं में से किसी ने इसे घायल किया होगा। न जाने इसके रुई मतलब जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छेड़ते कैसे बना। यह कुलांचे भरता मेरी गोद में आ गया, मैंने इसे
कहाँ तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। ये कालिदास कह रही है। उसके बाद मल्लिका कालिदास के कहने पर उस घायल हरिण सब के लिए गर्म दूध लाती है और कालिदास को माँ के रुष्ट होने का कारण भी बताते हुए कहते हैं कि माँ की बीच नहीं, कहते कि माँ की अंदाजा है कि वर्षा में मतलब मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इसी तरह भीग कर नहीं आती। तो इसी बीच जब कालिदास और मल्लिका साबू को दूध पिता रहे होते हैं तभी राज्य कर्मचारी दंतुल घर में प्रवेश करता है। दंतुल जो है वो मतलब दंतुल घर में प्रवेश कर कहता है कि दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो तुम लोग। तो कालिदास और मल्लिका दंतुल की बात पर चौंक उठते हैं। हरिण सब को लेकर कालिदास और दंतुल के बाद विवाद होता है। दंतुल के द्वारा कालिदास को यह कहने पर कि जान पड़ता है कि चूरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो मल्लिका इसी पर ऐतराज करते हुए कहती है कि यह हरिण शावक मेरे बाण से आहत हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। और मुझे ये वापस चाहिए। और कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिण का आकट नहीं होता राजपुरुष। बाहर से आए हो इसीलिए हम तुम्हें इसके लिए अपराधी नहीं मानते। तो इसी पर दंतुल खींचते हुए कहता है कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। तो कालिदास हरिण साबू को पार्वत्य भूमि की संपत्ति और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी होने के कारण सजातीय बताते हुए हरिण साबू को लेकर बाहर आता है। तो दंतुल तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। मल्लिका दंतुल को रोकते हुए कहते हैं कि हरिण साबू के लिए हट मत करो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, इसके लिए संवेदना का। तो कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र का चिंता नहीं करेंगे। तो मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर दंतुल अवाक रह जाता है और वो मल्लिका से कहता है कि मैं जिनसे हरिण साहब के लिए तर्क कर रहा था, क्या वो कवि कालिदास है? ठीक है। तो यहाँ पर मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर दंतुल अवाक रह जाता है। अवाक रहकर वो क्या कहता है? वो कहता है कि मतलब मल्लिका से कहता है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, क्या वो कवि कालिदास है? तो मल्लिका के यह पूछने पर कि तुम कैसे जानते हो कालिदास को?
उसके बाद दंतोल प्रत्युत्तर में कहता है कि उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है एवं उनका सम्मान भी करता है। तो उज्जैन के सम्राट उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं और आचार्य इसी उद्देश्य से उज्जैन से यहाँ आए हैं। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। उसके बाद कालिदास को राजकवि का आसन प्राप्त होगा, यह बात जानकर मल्लिका की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वो फूलों ने ही समाती है, पर अंबिका को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मल्लिका माँ को पूर्वाग्रह से ऊपर उठने और कालिदास के संबंध में उदारतापूर्वक सोचने के लिए कहती है। तो मल्लिका अपनी माता से कहती है कि तुम सदैव से कालिदास के प्रति अनुदार रही हो। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह ही कैसे की जा सकती थी। इस पर मल्लिका अपनी मृत्यु के पश्चात मल्लिका के आश्रयहीन जीवन की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करती है और मल्लिका अपनी माता को आश्वस्त करते हुए कहती है कि आज तक का मेरा जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। तो आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। ये मल्लिका कह रही है, मतलब कालिदास के भलाई के लिए। तो मातुल का रंगमंच पर अस्त व्यस्त स्थिति में अंबिका की पुकार के साथ आगमन होता है। वो कहता है कि मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रही हूँ कि मेरा कालिदास से कोई संबंध नहीं है। मैंने इसे पाला पोसा और बड़ा किया। क्या सिर्फ इसी दिन के लिए यह इसी प्रकार कुलद्रोही बने। तो उज्जैन से कोई आचार्य आए हुए हैं और इसे अपने साथ उज्जैन ले जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से राजवंश की तरफ से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, किंतु यह वंशावतंश कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। तो अंबिका मातुल से कहते कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें अंबिका मातुल से क्या कहती है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मातुल की वह उज्जैन अवश्य जाएगा। तुम्हें प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोकनीति में भी प्रवीण है। तो मातुल लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक ही कहता है। वो यह भय प्रकट करता है कि सम्राट रुष्ट हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। तो इतने में निक्षेप मातुल के पास आता है और कहता है कि बर्रुचि आ गए हैं। तो आपके साथ वो इसी सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, क्योंकि इसी प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास इसी समय जगदम्बा के मंदिर में है। मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैन अवश्य जाए। और कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैन से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो अंबिका इसे कालिदास की विचक्षणता कहती है। इसी पर निक्षेप कहता है कि कालिदास को राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वो इसी पर्वत भूमि को छोड़कर जाना नहीं चाहते तथा मल्लिका की
कालिदास को यह हर्ष से मुक्ति दिलाकर उज्जैन भेज सकती है। तो मल्लिका निक्षेप के साथ कालिदास को मनाने जगदम्बा मंदिर चल पड़ती है। इसी समय विलुम का आगमन होता है और विलुम जो है तो इसी समय विलुम का आगमन होता है। वो मतलब उनका आना अंबिका को नहीं भाता है और वो उसे जाने के लिए कहती है कि क्योंकि उसका आना मल्लिका को पसंद नहीं है। तो विलुम मल्लिका के भूलेपन की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि कालिदास को भी मेरा यहाँ उलझन होती है और ये भी कह रही है कि तो यहाँ पर जो होता है विलुम जो आई है मल्लिका को पसंद नहीं है। तो विलुम मल्लिका के भूलेपन की प्रशंसा करता हुआ कहते हैं कि कालिदास को भी मेरा यहाँ आना पसंद है क्योंकि मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देने पर उलझन होती है। तो मेरा दोष अंबिका मात्र इतना है कि मैं जो कुछ अनुभव करता हूँ प्रकट कर देता हूँ। तो अंबिका तुम्हारा जीवन पीड़ा का इतिहास है। मैं पहले से तुम दुबली हो गई हो। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैन जा रहा है तो उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तो अंबिका उसे अकेली छूट देने और चले जाने के लिए जब कहती है तो विलुम कहता है कि मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना आवश्यक मानता हूँ। तो मैंने मल्लिका को जगदम्बा मंदिर की तरफ जाते देखा है। मैं यहीं ही उसकी प्रतीक्षा करूँगा। तभी ड्यूटी से कालिदास और मल्लिका का आगमन होता है। कालिदास कहता है कि वो क्या कहता है, विलुम तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस समय और क्यों साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो और कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलुम अनेक प्रकार से घुमा फिरा कर यह जानना चाहते हैं कि कालिदास को उज्जैन अकेले जाना है या मल्लिका के संग। तो मल्लिका, अंबिका और कालिदास तीनों विलुम को इसी प्रकार की बातें कहने से रुकते हैं। तो विलुम स्वयं को कालिदास का शुभचिंतक बताते हुए शुभ यात्रा की मंगल कामना का भाव भी व्यक्त करते हुए चला जाता है। तो मल्लिका कालिदास से उसके जाने के बाद उसके अंतर की रिक्तता और पीड़ा की बात कहती हुई हृदय से उज्जैन जाने की उससे प्रार्थना करती है। तो कालिदास अपनी ग्राम प्रांतर भूमि से लगाव, तमाम तरह की आशंकाएं, अनुत्साह और मल्लिका से लगाव की बातों का वर्णन भी करता है। और मल्लिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी, घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूँगी। तो तत् मल्लिका कालिदास को उज्जैन जाने के लिए तैयार कर लेती है और कहती है कि विदा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, केवल प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा पथ
प्रशस्त हो। वो कालिदास का हाथ छोड़ देती है और कहती कि जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। तीव्र मेघ गर्जन के साथ वर्षा की बूंदें टपक पड़ती है और इधर मल्लिका की आंखों में भी नैन बरस पड़ते हैं। वो माँ से लिपट कर सिसक उठती है और कहती है कि मेरी आंखों में जो बरस रहा है वो दुख नहीं, सुख है माँ, सुख। और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है और इसके साथ क्या होता है या आप सभी को समझ में आया होगा। उसके साथ प्रथम अंक की समाप्ति भी हो जाती है। यह था प्रथम अंक में जो भी लिखा गया है, ये विस्तार रूप से वर्णन हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा अंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ वर्षों के अंतर में क्या घटी है इस कहानी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। दूसरा अंक जो है वो भी हम विस्तार रूप से समझाएंगे। तो कैसे लगा पहला अंक जो विस्तार रूप से हुआ, कैसे लगा आप सभी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आपको ही मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।